हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करेंगे 50 सौरमंडल से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सौरमंडल यानी विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं। और जो भी आप एग्ज़ाम हो आपका, उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आपके सौरमंडल से ज़रूर आते हैं। तो गाइज स्किप ना करें, पूरा देखें सेशन को। और सवाल इसमें इसी तरह के आएंगे कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, बलय या छल्ला युक्त ग्रह कौन सा है, आदि इसी तरह के प्रश्नों के ऊपर इसमें चर्चा होगी। और ये हमारा सौर मंडल से संबंधित दूसरा सेशन है। इससे पहले एक सेशन आपका हो चुका है, उसका के लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे रखा है। आई बटन पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इससे पिछला वाला वो सेशन था। और इस सेशन में भी हम कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट बात करेंगे, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आता है आपका पहला, जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने की भी इनकी प्रबल संभावना रहती है। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चंस पहले हो चुके थे। इसमें 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुध ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। यह एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह का आकार और बनावट पृथ्वी के आकार के बराबर है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है। और इसको पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आता है 39 नंबर क्वेश्चन कि चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है। जो चांद छोटा बड़ा होता है उसकी प्रावस्थाएं इस तरह की दिखती हैं, ऐसा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है मंगल। मल्टीटास्किंग स्टॉक की जो परीक्षा होती है एमटीएस की, उसमें 2014 में आया हुआ प्रश्न है, और ये परीक्षा आपकी फिर से आने वाली है। तो राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है वह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है शुक्र ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? शुक्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला जो ग्रह है वह शुक्र है। इसको इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं। ग्रहों में की बुध और शुक्र की ही देखने वाली कलाएं होती हैं। शुक्र का धरातल नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि यह सघन बादलों से ढका है। शुक्र के धरातल पर तीक्ष्ण किनारों वाली चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी उत्पत्ति का परिमाण है। और अगर देखा जाए तो द्रव्यमान और आकार में यह जो ग्रह है वह पृथ्वी के समान है। सुबह और शाम को दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। ऑप्शन ए है 5 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 4 भाग, ऑप्शन डी 3 भाग। सीपीओ परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बोल रहा है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। राइट आंसर आपको बताना है, कर दीजिए कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह है 2 भाग। पृथ्वी की जो छाया है सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग होता है अम्रा और दूसरा होता है पेनम्रा। ये दोनों भागों में विभाजित हो जाती है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की।
क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन डी है चित्रा। राइट आंसर आपको बताना है। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया है यह प्रश्न। पिछले क्वेश्चन जो सेशन है आपका, उसका जो लिंक है आपको आई बटन पर दे रखा है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में उसको समाहित किया गया है, वहाँ पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बताएंगे इसका राइट आंसर। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। तारा जो है वह तारा जो है वह सूर्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूर्य है सबसे नज़दीकी तारा है पृथ्वी का। और ये कितना दूर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह किलोमीटर दूर है कहाँ से? पृथ्वी से। अल्फा सेंचुरी एक तारा प्रणाली है जिसमें 3 तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी ए और बी। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का निकटतम तारा है, सूर्य के पश्चात है, ये आपको याद रखना है। और ये पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर है, ये आपको याद रखना है। और लाइट ईयर भी आपको याद रखना है कि वह दूरी का मात्रक है, न कि लाइट का। चलिए बात करेंगे अब 42 नंबर क्वेश्चन की। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? ऑप्शन ए है वेगा, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी है अल्फा सेंचुरी। स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में यानी सीजीएल 2010 में आया हुआ प्रश्न है। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से करेंगे कमेंट। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो दूरी है 4.25 लाइट ईयर मैंने आपको बताई थी। यह सूर्य के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तारा, सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है 43 कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी 98 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी है 128 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी है 180 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है लगभग मिलियन में, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, कर दिया होगा कमेंट, आपने नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 150 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट रहती है। 1.149 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है ये दोस्तों। तो इसी वजह से इसके जो नज़दीकी जो आंसर है आपका 150 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो पृष्ठीय जो तापमान है सूर्य का वह कितना आंका गया है, ये आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए है 6000 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 12000 डिग्री सी, ऑप्शन सी 18000 डिग्री सी, ऑप्शन डी है 24000 डिग्री सी। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान है वह कितना आंका गया है, इसका अनुमान लगाया गया है कि यह कितना तापमान हो सकता है सूर्य का, जो कि पृष्ठीय तापमान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताएंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 6000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6000 डिग्री सी सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। सूर्य के सतह का जो तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके केंद्र का जो तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब 15 से आपको कैसे याद रखना है? तो 150 आपने डिस्टेंस ले ली और इसका जो सेंटर का जो तापमान है उसको 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और सूर्य के धरातल से ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में, एक प्रकाश मंडल, दूसरा वर्ड मंडल और तीसरा कोरोना में विभाजित किया गया है। संवहनीय मेखला की सतह और सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। और वर्ड मंडल सूर्य का वायुमंडल हो जाता है। और अगर देखा जाए तो प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में फैला है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वर्ल्ड मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। तो सूर्य की जो बाह्यतम परत है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्ल्ड मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी है किरीट या कोरोना, ऑप्शन डी है स्थल मंडल। ये सीजीएल परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि सूर्य की बाह्य परत को
बाह्यतम जो परत है उसको क्या कहा जाता है? तो सूर्य के सबसे जो लास्ट लेयर है उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर बताएंगे तो कोरोना या किरीट उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना या किरीट। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन की। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रकार में प्रक्रिया में निहित है? तो ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी है तापायनी उत्सर्जन। टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से करेंगे आंसर को कमेंट। जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और तापायनी उत्सर्जन। टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में आया प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है नाभिकीय विखंडन जो आपका ऑप्शन बी है, दूसरी है नाभिकीय संलयन जो ऑप्शन सी है आपका। जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो छोटे नाभिकों को आपस में क्या होता है? संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों में तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और ये हीलियम का निर्माण 1H1 1H2 प्लस का 1H2 इक्वल टू H2He 2He4। ये हीलियम का निर्माण इस तरह से होता है कि दो हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। और अगर देखा जाए तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन जलने में कितना ऊर्जा निकलती है? तो 6.86 इंटू 10⁻⁷ किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। बात करेंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी है क्रिप्टन। यह ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए आंसर कमेंट करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आंसर कमेंट जरूर किया करें। साथ ही अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, इससे कि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। बात करेंगे यहाँ पर इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे नंबर 1 पर पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल भंडार है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा अनवरत सूर्य में ऊर्जा पैदा होती रहती है। ये आपको याद रखना है। तो दो हाइड्रोजन के परमाणु एकत्र होकर एक किसका निर्माण करते हैं? तो हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब बात करते हैं यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन की। तो पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो ऑप्शन ए है भूवैज्ञानिक समयमान, ऑप्शन बी है रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण पद्धति, ऑप्शन डी है जीवाश्मन पद्धति। सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ 2010 में ये दोस्तों प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके द्वारा, यानी पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रेडियोमेट्रिक काल प्रणाली। ये ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण की एक तकनीकी है जो 6 तत्वों और चट्टानों में रेडियो समस्थानिक के क्षय होने की दर के आधार पर इनका काल निर्धारण करती है। इसका प्रयोग पुरानी चट्टानों, पृथ्वी आदि का काल निर्धारण करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण जो करती है उसका
तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो पृथ्वी की आयु का पता किससे लगाया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा लगाया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। सीपीओ एसआई परीक्षा में आया हुआ 2006 में प्रश्न है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूरज से अगर दूरी के क्रम में बात की जाए तो यह सूरज से डिस्टेंस के क्रम में चौथा ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? चौथा। और आकार की दृष्टि से अगर बात की जाए तो यह 7वें नंबर पर आता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और इसकी छवि लाल रंग जैसी दिखती है, इसलिए इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन की कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो जो मंगल की जो परिक्रमा कक्षा में गए थे उसका जो प्रथम एशियाई देश है उसका आपको बताना है नाम। क्या नाम था उनका? जो देश है उसका ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। CHSL 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर। जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश बना, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भारत है। भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश बना है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है, ये आपको याद रखना है। और विश्व का चौथा देश है। इससे पहले जो अमेरिका, सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो से मंगल ग्रह की कक्षा में जाने की सफलता प्राप्त की थी। तो इसरो दोस्तों क्या है? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जिससे कि आपका जो उपग्रह वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, वहीं से सभी प्लानिंग होती है और लॉन्च हरिकोटा से किए जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? यानी ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है मंगल। करेक्ट आंसर दोस्तों बता देंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। CHSL परीक्षा में ये भी आया हुआ प्रश्न है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों। क्या इसका करेक्ट आंसर है? देखिए ब्लू प्लैनेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप किस पे रहते हो? पृथ्वी पर रहते हो। सबसे ज़्यादा जल की अधिकता किस पर है? तो पृथ्वी पर है। 71% इस पे क्या है दोस्तों? जल है। और जल की उपस्थिति के कारण ये कैसा है? नीला ग्रह है। क्या है दोस्तों? नीला। तो पृथ्वी इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति और अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन की कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश का कितना समय लगता है? तो जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है 8 घंटे 20 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन बी है 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी है 8 सेकेंड, ऑप्शन डी है 20 सेकेंड। ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट इसका 500 सेकंड लगता है दोस्तों। कितना लगता है? 500 सेकंड। और 500 सेकंड को आपको क्या करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 60 का आपने कर दिया डिवाइड। तो 60 का यदि आप डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 8 मिनट 20 सेकंड अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा आंसर। और इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर सूर्य की रोशनी यानी धूप को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है आपका 10 मिनट 3.3 सेकेंड, ऑप्शन बी है 6 मिनट 5.5 सेकेंड, ऑप्शन सी है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन डी है 9 मिनट 8.8 सेकेंड।
देखिए मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया हुआ सवाल है और इसमें आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन है कुछ नहीं सवाल में। आंसर आपको कमेंट करना है कि सूर्य की रोशनी यानी कि प्रकाश सेम है, पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सबसे नज़दीकी आंसर कौन सा रहेगा आपका? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और यहाँ पर समथिंग 17 सेकंड हैं, तो 16.5 सेकंड हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आपके इसके पास भी नहीं हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 54 क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन है आपका, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है? पृथ्वी के गिर्द घूमता है, यानी पास घूमता है। और इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी है आपका पश्चिम से पूरब, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो तुल्यकाली उपग्रह होता है, यानी भू स्थिर जो उपग्रह होता है, हमें जो दिखाई देता है वो एक ही जगह स्टेबल दिखाई देता है। वह किस पृथ्वी के गिर्द घूमता है, तो किस दिशा में घूमता है, ये आपको आंसर इसका बताना है। तो यह पश्चिम से पूरब, यानी कि पृथ्वी जब हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो ये भी हमारा पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमेगा, तभी तुल्यकाली यानी भू स्थिर उपग्रह कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। और भू स्थिर उपग्रह के चारों ओर विषुवतीय तल में पृथ्वी के चक्रण की दिशा पश्चिम से पूरब होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 24 घंटे में आवर्तकाल में चक्कर लगाता है, यानी कि इसका जो आवर्तकाल होता है, एक राउंड इसका लगता है वो 24 घंटे में लगता है। और यह उपग्रह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को स्थायी प्रतीत होता है, यानी कि यह वो टंगा हुआ है ना, वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो केवल वहीं दिखाई देगा। चाहे आज आप देख लो, आज देख लो, या फिर 10 दिन बाद देख लो, वहीं पर मिलेगा आपको। कभी भी आप उसको देखो तो वह ऐसा लगेगा कि वह भू स्थिर उपग्रह यानी तुल्यकाली उपग्रह है। बात करेंगे यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो कि आपको मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है, तो कहाँ पर दिखाई देता है? तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों पर देखी जाती है। यह घटना कहाँ कहाँ देखी जाती है? तो कनाडा में, डेनमार्क में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, रूस में, स्वीडन में, संयुक्त राज्य अमेरिका और के जो अलास्का है उसमें, और आइसलैंड देशों में देखी जाती है। यानी कि जो देश आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं उनमें यह घटना देखी जाती है, और यह प्राकृतिक घटना है, नेचुरल घटना है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर मध्यरात्रि सूर्य। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सांध्य प्रकाश, ऑप्शन बी है उदीयमान प्रकाश, ऑप्शन सी है बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो CHSL परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2011 में। जो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है वह क्या है, आपको बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ऑप्शन आपका डी एकदम से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मध्यरात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ग्रीष्म काल में उच्च अक्षांशों यानी ध्रुवीय व्रत पर देखी जाती है। इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय भी चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्य रात्रि का समय होता है। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर आता है 57 कि नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? ऑप्शन ए है बुध यानी मरकरी, ऑप्शन बी है आपका शुक्र यानी वीनस, ऑप्शन सी है आपका शनि यानी सैटर्न, ऑप्शन डी है आपका बृहस्पति यानी जुपिटर। CGL परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बुध हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नासा ने जो अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को भेजा था वह बुध के लिए भेजा था। तो मरकरी सरफेस स्पेस एरोनॉटिक्स जियोकेमिस्ट्री एंड रैंकिंग को नासा द्वारा 2004 में बुध ग्रह को रासायनिक संगठन, भूविज्ञान और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। मैसेंजर बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है।
जबकि बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेस प्रोब मैरिनरी 10 है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन की। तो हम सदैव चंद्रमा की के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है। ऑप्शन बी है यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। ऑप्शन सी है यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समय कम लेता है। ऑप्शन डी है आपका यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट कि हमें चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं। हम क्या करते हैं चंद्रमा के केवल उसी पृष्ठ को देखते हैं। और ये परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है आपका मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में आया प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी पर चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समय लेता है। ये आपको याद रखना है, समान समय लेता है, ये आपको याद रखना है। तो चंद्रमा की जो अक्षीय और कक्षीय गति समान होने के कारण ही सदैव चंद्रमा के केवल एक ही पृष्ठ को देखा जा सकता है। चंद्रमा के अधिकतम यानी 59% भाग को पृथ्वी की सतह से देखा जा सकता है। इसमें से 18% जो भाग है कुछ निश्चित समय पर ही देखा जा सकता है और 41% भाग को पृथ्वी से कभी भी नहीं देखा जा सकता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है कि 41% जो आपका भाग है चंद्रमा का उसे आप पृथ्वी से कभी नहीं देख सकते। बात करेंगे यहाँ पर अब 59 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपका ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग। ऑप्शन ए है प्रभामंडल, ऑप्शन बी है प्रक्षाया, ऑप्शन सी है उपछाया, ऑप्शन डी है ब्लैक होल। CHSL परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। बात करेंगे इसके आंसर की, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर कर दीजिए दोस्तों फटाफट से कमेंट। जो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग होता है वह प्रच्छाया होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया होता है, इसको अम्बरा कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन की। ज्वार लघु ज्वार भाटा होते हैं तो प्रबल होते हैं, दुर्बल होते हैं, मध्यम होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं। ये CHSL परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। जो लघु ज्वार भाटा होते हैं कैसे होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। लघु ज्वार भाटा से लगभग 20% नीचा होता है। ज्वार भाटा से जो नॉर्मल ज्वार भाटा होता है उससे लगभग 20% क्या होता है ये नीचा होता है। जबकि दीर्घ ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से 20% अधिक ऊंचा होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन की कि महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनती हैं। ऑप्शन ए है धाराएं, ऑप्शन बी अपवाह, ऑप्शन सी ज्वार भाटा, ऑप्शन डी लहरें। मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से करेंगे आंसर कमेंट। तो ज्वार भाटा है, इसमें कभी भी देख लेना आप सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है, तो ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो क्रियाशीलता है वह ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। महीने में 2 बार यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। यह घटना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन घटती है और इन दिनों ज्वार अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करते हैं जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। चंद्रमास के दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। क्या करते हैं, समकोण बनाते हैं। और इनके आकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल संयुक्त नहीं हो पाते। इससे ज्वार की ऊंचाई घटकर सबसे कम हो जाती है जिसे लघु ज्वार कहते हैं। तो लघु ज्वार आपका कब होता है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की सप्तमी या अष्टमी को होता है। और दीर्घ ज्वार कब होता है, तो अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 62 की कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी का चंद्रमा पर, ऑप्शन बी है पृथ्वी का सूर्य पर, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ऑप्शन डी है चंद्रमा का पृथ्वी पर।
बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कृष्ण के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन की। सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? ऑप्शन ए केवल चंद्रमा दिवस पर, ऑप्शन बी है पूर्णमासी और अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी है उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम सुधांश पर हो, ऑप्शन डी है केवल अमावस्या के दिन। CGL की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसी सेशन में, एक दो क्वेश्चन पहले। क्या इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। तो सागर में बृहत ज्वार उत्पन्न होता है वो कब होता है? पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति से बृहत ज्वार उठता है। इस स्थिति, यह स्थिति जो आती है आपकी पूर्णमासी और अमावस्या के दिन ही आती है। बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। CGL की परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। करेंगे इसका आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों पृथ्वी है। पृथ्वी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम 4 हीलियम का गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या है हीलियम 4? हीलियम का गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी है? ऑप्शन ए 23.5 अंश, ऑप्शन बी है 22.5 अंश, ऑप्शन सी है 21.5 अंश, ऑप्शन डी है 20 अंश। CPO परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से आंसर करेंगे इसका कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। करिए दोस्तों कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23.5 अंश। 23.5 अंश ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश आनति पर झुकी हुई है। पृथ्वी का जो अक्ष इसकी कक्षा के तल के पूर्णतः लंबवत नहीं है। यह कितना झुका है? 23.5 अंश पर झुका हुआ है। इसके झुकाव के कारण पृथ्वी अपने तल पर 66.5 अंश की कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए है आपको दिया है 23 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड, ऑप्शन सी है 23 घंटे 10 मिनट और 4 सेकेंड, ऑप्शन डी है 24 घंटे। SSC CGL की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2015 में। राइट आंसर इसका बताएंगे और अप्रॉक्सीमेट नहीं बताना, यहाँ पे एक्यूरेट बताना है क्योंकि यहाँ पर इर्द गिर्द ही हैं सब। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट से करेंगे कमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, एक पूरा अपना घूर्णन पूरा कर लेती है। कितने समय में? तो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में पूरा करती है। इसे पृथ्वी का परिभ्रमण काल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अब 67 नंबर क्वेश्चन की कि दिन और रात बनते हैं तो किससे बनते हैं दिन और रात? ऑप्शन ए है पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, ऑप्शन बी परिक्रमण की गति के कारण, ऑप्शन सी है घूर्णन की गति के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। SSC FCI परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है कि दिन और रात बनते हैं तो किसके कारण बनते हैं? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। जल्दी बताएं फटाफट से, आगे भी बढ़ना है। तो घूर्णन की गति के कारण, वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसके कारण पृथ्वी के दिन और रात बनते हैं। और अगर ईयर की बात की जाए तो एक साल यानी 365 दिन में वह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। उसमें क्या होता है आपका परिक्रमण काल होता है किसका? सूर्य का। ये आपको याद रखना है। तो दिन और रात की जो परिभ्रमण यानी गति जो घूर्णन गति के कारण होती है, घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी के भाग क्रमिक रूप से सूर्य के सामने आते हैं। ये आपको याद रखना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? ऑप्शन ए है 5 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी है 21 जून। CPO SI परीक्षा में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता
है। बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 जून को देखा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयनांत को देखा जाता है। अब ग्रीष्म काल अयनांत की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है 21 दिसंबर, ऑप्शन बी है 5 अगस्त, ऑप्शन सी है 18 जुलाई, ऑप्शन डी है 11 जनवरी। सीपीओ एसआई की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2017 में। फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है वह है आपका 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में अयनांत को देखा जाता है और 21 या 22 दिसंबर को ही यह देखा जाता है, ये आपको याद रखना है। इन दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। किसको? 21 दिसंबर को। तो ऑप्शन ए आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, अब क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है आपका। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं तो कहाँ पर होते हैं। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी प्रमुख याम्योत्तर, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा। सीजीएल की परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? कि प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बंटता है, तो इसीलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर रहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में और ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही कीमती क्वेश्चंस होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके सिलेक्शन होते हैं। तो सेशन को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में पास आए बेल आइकन को भी दबा लें कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। बात करते हैं यहाँ पर अब सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है? तो पुच्छल तारा है, ग्रहिका है, या विस्फोटी तारा है, या ब्लैक होल है। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है विस्फोटी तारा, यानी सुपरनोवा जो होता है वो विस्फोटी तारा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CHSL की परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग में का दिखने लगता है, जिसे रक्त दानव कहा जाता है। जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है? तारे में तीव्र विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है। बात करेंगे 72 नंबर क्वेश्चन की कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब, किस तिथि से है? दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन बी है रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन सी है दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। ऑप्शन डी है वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। जो इक्विनॉक्स का तात्पर्य है तो किससे है? करेंगे इसका राइट आंसर कमेंट। तो आपको थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि दिन और रात समान होंगे, यानी इक्विनॉक्स यानी इक्वलिटी दिखा रहा है वहाँ पर। तो यहाँ दिन और रात बराबर होंगे, दिन और रात की अवधि जो समान होते हैं वहाँ इक्विनॉक्स, यही इसी का तात्पर्य है। तो 21-22 मार्च की अगर कंडीशन देखी जाए, 20-21 मार्च वसंत विषुव होता है के समय, 22-23 सितंबर को शरद विषुव के समय उत्तरी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। 20-21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं समय और 22-23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दो तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन की। 73वां जो क्वेश्चन है आपका, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, चलिए, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 13,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 30,000 किलोमीटर। एसएससी सीपीओ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होने वाला है, फटाफट से कर देंगे कमेंट। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो चारों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं और गलत ऑप्शन होने की वजह से हमें कॉमन नंबर मिलता है।
तो यहाँ पर ये नहीं है आपको कि क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, क्वेश्चन को या अगर दिया है, अगर आपको यहाँ पर नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी आपको पक्का श्योर हो कि यहाँ पर हमारा आंसर ये दोनों चारों गलत हैं, तो आप कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर लगा के आएँ, क्योंकि जो लगा के आते हैं उनमें क्वेश्चन का आंसर जो मिल जाता है उनको नंबर। तो पृथ्वी का यहाँ पर देखी जाए तो परिधि कितनी है, तो यहाँ पृथ्वी की जो परिधि की बात करें तो विषुवत रेखा पर लगभग कितनी है, तो 24,901 मील है, जो कि 40,075 किलोमीटर के समथिंग बैठती है। और ध्रुवों की अगर बात की जाए, ध्रुवों पर अगर बात की जाए परिधि की, तो 24,859 मील है, जो कि 40,008 किलोमीटर के समथिंग है, जो कि हमारा कितना है अब 40,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कोई भी आपका आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें कोई भी राइट आंसर दोस्तों नहीं है। चाहो तो आप इसमें कोई भी टिक कर सकते हो या फिर मत करो, तब भी इसमें आपको एक कॉमन नंबर मिलना ही मिलना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पृथ्वी की परिधि कितनी है लगभग, तो 40,000 मील यानी 40,000 किलोमीटर के समथिंग है। बात करेंगे अब यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन की, कि पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई। पृथ्वी घंटे की अवधारणा, तो ऑप्शन ए है जून 2007 में क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में, ऑप्शन बी है मई 2009 में कोलंबो श्रीलंका में, ऑप्शन सी है 2008 में अप्रैल में टोक्यो जापान में, ऑप्शन डी है मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई थी, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है मार्च 2007 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CHSL परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अर्थ आवर की अगर बात की जाए तो WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है, जो प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। करेंगे बात यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन की, कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। करेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है वह है 3, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम 3 तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। तुल्यकालिक उपग्रह से मतलब पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल के पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दिया जाए कि इससे पहले वाले सेशन में आपका सौर मंडल के 50 अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस को लिया गया, और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया गया है। यदि आपको वह सेशन नहीं देखा है तो आप देखिए, आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका प्ले लिस्ट दे रखा है, वहाँ पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाकर वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, आपको यहाँ पर इसका पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अब आगे आने वाले सेशन की, कि भारत की राज व्यवस्था से यानी संबंधित इंडियन पॉलिटी से जो संबंधित आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित ये क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके आगे आने वाले सेशन में मिलेंगे दोस्तों। तो गाइज, यदि सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले नए सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए यदि अगर आप सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।